अब अगला टॉपिक आता है, ये मेरा एक नया इफेक्ट आता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम लोगों ने 4 इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। एक का नाम इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज नोन एज द रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मीजोमेरिक इफेक्ट। बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है सुनना। ये मेरा बेंजीन है। आज अगर हम देखें तो ये मेरे पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पाई इलेक्ट्रॉन है और ये मेरे पाई इलेक्ट्रॉन है। ये मेरा कंपाउंड बेंजीन कहलाता है। दिस इज नोन एज द बेंजीन। आज अगर इस वाले मॉलिक्यूल में आप लोगों ने क्या करा, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन करा। आज अगर हम यहां पर अगर देखें तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, आज अगर मान लो मैंने इस कार्बन को 1 इंडिकेट करा, कार्बन को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, तो जो मेरा पाई बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है। अगला पाई बॉन्ड 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है। अगला पाई बॉन्ड 5 और 6 के बीच में प्रेजेंट है। अगर ये 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर ये अपनी जगह से इधर चला जाए, ये वाला पाई बॉन्ड अपनी जगह से इधर चला जाए और ये वाला पाई बॉन्ड अगर अपनी जगह से अगर इधर चला जाए, तो बच्चों क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा? आज जो एटम जिस जगह पर है वो अभी भी उधर ही है, लेकिन 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो अब आपका इधर आ गया, 3, 4 वाला आपका इधर आ गया और 5, 6 वाला आपका इधर आ गया। तो आज आप देखो जो एटम आपका जहां पर है, आपने उनको अपनी जगह से इधर उधर नहीं करा, केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हुआ। जैसे पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइजेशन से एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, these structure are known as resonating structure। हम इन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कॉल करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का मतलब क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का मतलब होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइजेशन से अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं और उस फिनोमिना को हम रेजोनेंस नाम देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या उठता है, ये पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन क्यों हुआ? अगर यहां पर क्वेश्चन अगर ये उठता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन अगर क्यों हुआ, तो आज आप देखो, आप लोगों ने बच्चों थोड़ा बहुत एक चीज को जरूर समझा होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन जो होता है, यह p ऑर्बिटल के कोलैटरल ओवरलैपिंग से होता है। आज अगर मैं बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये सारे के सारे मेरे पैरेलल p ऑर्बिटल हैं। आज अगर ये मेरे सारे के सारे अगर पैरेलल अगर p ऑर्बिटल हैं, तो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं, अगर मान लो इन p ऑर्बिटल ने अगर कॉन्जुगेशन अगर करा, अगर इन्होंने ओवरलैपिंग करी तो ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगर इन्होंने अगर आपस में ओवरलैपिंग करी तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, और अगर इन्होंने ओवरलैपिंग करी तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आज अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से हो रहा है। अच्छा, क्या जरूरी है ये वाला p ऑर्बिटल इस वाले के साथ ही ओवरलैपिंग करे? ये भी तो इसके पैरेलल है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे केस में अगर अपन समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल अगर इस प्रकार से अगर समझाऊं, तो मैं चीजों को ऐसे भी समझा सकता हूं कि यहां पर अगर हमारे पास में अगर ये p ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है, तो मैं आपको यहां पर क्या चीज बताना चाह रहा हूं, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं कि ये वाला जो p ऑर्बिटल है जो आगे वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर कर बॉन्ड बना रहा है, तो क्या ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते?
क्या ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते? क्या ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते? ऐसे केस में अगर हम बोले बना सकते हैं तो आज आप ये समझिए ना कि आज आपका, अगर आप देखो यहां पर पाई बॉन्ड अगर इधर प्रेजेंट है तो अगले में पाई बॉन्ड इधर आ गया ना। मतलब आज जो ये वाला कार्बन फर्स्ट वाला जो सेकंड वाले पी ऑर्बिटल के साथ अगर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, वो सिक्स्थ वाले के साथ भी कर सकता है। इसलिए पाई बॉन्ड यहां पर इधर उधर जा रहा है, जिसको हमने डीलोकेलाइजेशन नाम दिया। और डीलोकेलाइजेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर बना, दे आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों हम लोग यहाँ पर बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइजेशन से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर क्वेश्चन हमारे सामने सेकंड ये जनरेट हुआ कि पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो क्यों रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो ये मेरे पी ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्चुअली ये पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वो पैरेलल बॉन्ड आपस में ओवरलैपिंग करते हैं ऑर्बिटल्स। उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो पी ऑर्बिटल है, ये वाला पी ऑर्बिटल आज अगले वाले पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ले। ऐसा भी हो सकता है ये वाला पी ऑर्बिटल इसके साथ ना कर इसके साथ करे। तो आज अगर आप दोनों बेंजीन को अगर ड्रॉ करना चाहेंगे, whenever you will see the first benzene, so how it will look like, यहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है, अगले में अगर आप देखोगे इधर पाई बॉन्ड बन रहा है और अगले में इधर पाई बॉन्ड बन रहा है। इफ यू विल see this benzene, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको आप किस प्रकार से शो करेंगे कि पाई बॉन्ड इधर बन रहा है और इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। तो ओवरऑल अगर आप कभी भी दोनों मॉलिक्यूल का जब कंपैरिजन करेंगे ना बच्चों, सॉरी, तो हमें ऐसा फील होगा कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हुआ। और चूंकि पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हुआ तो डीलोकेलाइजेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दे आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर हमेशा डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। What is the meaning of displacement और what is the meaning of delocalization? अगर इंडक्टिव इफेक्ट में अगर कोई इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है ना, तो वो जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। दैट टर्मिनोलॉजी इज एक्सप्लेन्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट हो रहा है। आज आप देखो ना, ये वाला जो पूरा इलेक्ट्रॉन है जो इस जगह पर था, आज आप देखो ये अगली जगह पर पूरा ही शिफ्ट हो गया, उसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट में हमेशा डीलोकेलाइजेशन होगा। इसीलिए आप कभी भी देखा करो इंडक्टिव इफेक्ट को, मैंने आपको जब बताया था, हम लोगों ने जब वहां पर चार्ज कंसीडर करा था ना, तो आपको याद होगा हम लोग पार्शियल चार्ज क्रिएट कर रहे थे, जबकि यहां पर हमारा कंप्लीट चार्ज आएगा। तो ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इफ एनी मॉलिक्यूल इज हैविंग मोर देन वन स्ट्रक्चर आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनोमिना इज नोन एज द रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमेशा डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और किस प्रकार से डीलोकेलाइजेशन होता है वो मैंने थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। हम डेफिनेशन पर आते हैं। द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोगों ने पाई इलेक्ट्रॉन बेसिकली कॉल करा है, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। अगर कहीं पर पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन अगर हो रहा है तो हम उसको रेजोनेंस नाम देंगे। थ्रू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल बिकम्स यूनिफॉर्म। ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। आज पता है मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आज अगर हम देखें तो मैंने आपसे क्या बोला, ये मेरा बेंजीन है। एक बेंजीन आप कैसे बनाते हैं, एक बेंजीन आप लोग ऐसे बनाते हैं।
मैंने इन दोनों का क्या नाम दिया, दे आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब बच्चों मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूं, आज अगर आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये मेरा 1 2 3 4 5 और 6 है। रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं। अगर रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकेलाइज अगर हो रहे, तो अब आप देखो यहां पर एक और दो के बीच में पाई बॉन्ड है, यहां पर नहीं है। तो आज इसका मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो इन दोनों के मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेगा, उसका नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। जो मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, अब देखना एक और दो के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है ना, एक तरफ है एक तरफ नहीं है। यहां पर अगर मैं नंबर अगर मेंशन कर दूं, भाई आप एटम के साथ कोई चेंजेस नहीं कर रहे, आप तो केवल पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकेलाइज कर रहे हो। इधर एक और दो के बीच में पाई बॉन्ड है, इधर नहीं है, एक तरफ है एक तरफ नहीं है। तो व्हाट यू विल डू, आप यहां पर पार्शियल बॉन्ड मेंशन करोगे। 2 3 में इधर नहीं है इधर है, तो आप क्या करोगे, पार्शियल बॉन्ड मेंशन करोगे। 3 4 में इधर है इधर नहीं है, पार्शियल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम बेंजीन के अंदर जो सर्कल ड्रॉ करते हैं ना बच्चों, वो क्या है, आज आप देखा करो बेंजीन में लोग बाग सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दैट सर्कल, एक्चुअली वो डॉटेड लाइन से शो करना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉनों की यूनिफॉर्म डेंसिटी को शो करता है। तो ऐसे केस में व्हाट आई जस्ट वांट टू शो हियर कि यहां पर अगर हम लोग अगर कभी भी अगर देखें, तो आज अगर आपसे कोई बोलता है कि आज यहां पर अगर हम ये चीज अगर समझें, 1 और 2 मतलब जो तुम्हारा एक स्ट्रक्चर ऐसा शो कर रहा है जहां 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है, एक में नहीं है, तो इन दोनों का मिक्सचर क्या करेगा, पार्शियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो मिक्सचर जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, दैट इज नोन एज द हाइब्रिड। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। ये यूनिफॉर्म डेंसिटी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर कोई आपसे बोले ना 1 और 2 के बीच में एक तो पूरा बॉन्ड है और एक पार्शियल बॉन्ड है, तो आप इसको क्या मानोगे, ये वाला जो मेरा बॉन्ड है ना, दिस इज नाइदर सिंगल बॉन्ड, ये न तो आपका सिंगल बॉन्ड होगा और ये ना ही आपका डबल बॉन्ड होगा। अगर हम लोग अगर बात करें तो दिस इज द बिटवीन सिंगल और डबल। इसीलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है ना, वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है ना, ये होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है, इस बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू आएगी, दैट इज बिटवीन द सिंगल और डबल, विच इज ऑलमोस्ट 1.41 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने आपसे क्या कहा, मेरा आपसे यह कहना है बच्चों कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉनों का आपने डीलोकेलाइजेशन करवाया, तो जो स्ट्रक्चर बना आपने उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो मिक्सचर होता है वो जिस सिंगल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, जो कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इनहेंस कर देगा। इसी के कारण हम बेंजीन के अंदर सर्कल रिमार्क करते हैं, और ये जो मेरा सर्कल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है। इसीलिए हम बोलते हैं बेंजीन में कि ये वाला न तो सिंगल को रिप्रेजेंट करता है, न ये मेरे डबल को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली दिस इज द बिटवीन द सिंगल और डबल, दैट इज द रीजन मेरे इस बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो 1.41 एंगस्ट्रॉम मानी जाएगी, दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सिंगल और डबल। तो ये मेरे रेजोनेंस की डेफिनेशन थी और ये मेरे रेजोनेंस के कुछ पॉइंट्स थे। इन रेजोनेंस ओनली पैरेलल पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। मैंने आपको बताया था ना, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पैरेलल वाली रिएक्शन करते हैं। आज पी ऑर्बिटल अगर अपन देखें तो पी ऑर्बिटल तो 3 एक्सिस के अंदर होता है। एक पी ऑर्बिटल पी एक्सिस वाला भी होता है, एक पी ऑर्बिटल पी वाई वाला भी होता है, और एक पी ऑर्बिटल पी जेड वाला भी होता है।
लेकिन पैरेलल वाले ही रिएक्शन करेंगे। तो ध्यान रखना, तभी आप डायग्राम का अगर आप देखोगे ना बच्चों, जब मैंने ये वाला डायग्राम आप लोगों के सामने मेंशन करा था, तो आप देखो पैरेलल और जो p ऑर्बिटल हैं दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। तो मैंने यहां पर आपको क्या बोला कि जो मेरा यहां पर रेजोनेंस होगा इसमें ओनली पैरेलल p इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व to explain the property of actual molecule. Different Lewis structure are drawn with the movement of p orbital electron. अगर आप उनके अलग अलग स्ट्रक्चर को अगर शो करना चाहते हो तो आप कैसे शो करोगे, वो आप यहां पर p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर को अपन यहां पर शो करते हैं। और ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रिमेंबर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी होता है। तो जो मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना दे आर ऑल्सो नोन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था अभी। यहां पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 के बीच में बॉन्ड नहीं है। अगर आप इधर देखोगे तो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है। ये मेरे क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड इज द मिक्सचर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सचर होता है जो कि सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। दिस इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड हियर। एक चीज ध्यान रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ओनली हाइपोथेटिकल। किसी भी मॉलिक्यूल की जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है सारी की सारी हाइपोथेटिकल होती है। अगर रियल में कोई एग्जिस्ट करता है तो उसका नाम रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। अब देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ओनली हाइपोथेटिकल but they all contribute to a real structure which is known as the resonance hybrid। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको बताया है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है, ये वाला रेजोनेंस हाइब्रिड इज मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये मेरे सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सचर होता है। सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड के फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। मैंने अभी आपको प्रीवियस डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाया भी था। आज आपको मैंने बताया था ना, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है पहले स्ट्रक्चर में, लेकिन दूसरे में है, एक में नहीं है। एक में है तो आप क्या कर रहे हो, यू आर शोइंग द पार्शियल बॉन्ड। 2 और 3 के बीच में एक में पाई बॉन्ड है, एक में नहीं है, एक में है, एक में नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, पार्शियल बॉन्ड। तो ये जो मेरा हाइब्रिड है विच इज द मिक्सचर ऑफ दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मेरी इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ये मेरी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। रियल में अगर कोई एग्जिस्ट करेगा तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। और हाइब्रिड इज द मिक्सचर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड के अंदर यहां पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। जो मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, actually it is more stable than the resonating structure. The resonance hybrid is more stable than any of resonating structure. जितनी resonating structure होती है उन सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिस भी मॉलिक्यूल की जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उन सब स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा जो, उन सबसे भी ज्यादा जो मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो स्टेबल है ना, उससे भी ज्यादा स्टेबल आपका कौन होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आज यहां पर एक वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसका नाम होता है रेजोनेंस एनर्जी। मैंने आपसे क्या बोला, जो आपकी मैक्सिमम रेजोनेंस जो मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है,
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। जो आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है और जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, इनके बीच का जो एनर्जी होता है ना, ये एनर्जी क्या करता है, ये एनर्जी आपका रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मेरा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जो ये मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड है, इस कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, ये मेरा रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। ये रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, आप सोचो ये ज्यादा कब होगा, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये वैल्यू कब बढ़ेगी, जब मेरे रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, भाई स्टेबिलिटी तो है ना, मैक्सिमम स्टेबल और रेजोनेंस हाइब्रिड के स्टेबल। अगर मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बहुत स्टेबल हुआ तो इसका मतलब मेरा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इनका ऐसा कहना है कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतना ही मेरा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस एनर्जी। मतलब मैं आपसे पता है क्या कहना चाह रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपने बनाई तो जरूरी नहीं है पांचों बराबर स्टेबल हो। ऐसा भी हो सकता है बराबर स्टेबल हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बराबर स्टेबल ना हो। ऐसे केस में मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पांचों की पांचों बराबर स्टेबल हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो बराबर ना हो, उनमें से कोई ज्यादा स्टेबल हो सकता है, उनमें से कोई कम स्टेबल हो सकता है। अगर उनमें से कोई ज्यादा स्टेबल हो सकता है, उनमें से अगर कोई कम स्टेबल अगर हो सकता है, तो उनमें से ज्यादा स्टेबल जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उनसे भी और ज्यादा स्टेबल जो होगा ना उसका नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ना वो आपका रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। वो गैप जितना बड़ा होगा इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रियल में तो हाइब्रिड ही है ना यार। तो मैंने आपसे क्या बोला कि द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस एनर्जी इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। जैसे जैसे रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी आपके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये मैंने कुछ पैरेलल डायग्राम को शो करने की कोशिश करी। जैसे आज आप देखो यहां पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका ये p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ऐसा हो रहा है, ये दोनों p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर देखो इन दोनों ने अगर p ऑर्बिटल ने अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा ओवरलैपिंग से, तो यहां पर पाई बॉन्ड कहां बन रहा है, पहले नंबर पर पाई बॉन्ड बना, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई। अब मैंने आपसे क्या बोला, दे आर द पैरेलल p ऑर्बिटल ना। जरूरी है क्या ये दोनों ही ओवरलैपिंग करें, जरूरी है क्या ये दोनों ही ओवरलैपिंग करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करें? बिल्कुल हो सकता है। तो ये p ऑर्बिटल अगर इसके साथ अगर ओवरलैपिंग नहीं कर कर अगर इसके साथ अगर करेगा तो मतलब एक के ऊपर प्लस आएगा और इधर वाले पर माइनस चार्ज आएगा, तो एक पर प्लस आ गया और एक पर माइनस आ गया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा पैरेलल p ऑर्बिटल वर्क करते हैं। आज अगर आप देखो भाई ये ऑर्बिटल अगर मान लो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अगर ये वाला ऑर्बिटल बोले मुझे तेरे साथ नहीं करना मैं इसके साथ करूंगा, तो वो अगर इसके साथ अगर नहीं कर रहा तो ये बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। अब अगर इसने अगर ये वाला बॉन्ड अगर इसके साथ अगर बना लिया, इसके साथ अगर बना लिया, तो अब ये वाले बॉन्ड को क्या करेगा, ये वाले इसको ये खुद एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने की वजह से इसके ऊपर प्लस आएगा और इधर वाले पर माइनस आएगा। तो ऐसे केस में मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आज अगर आप देखोगे ना तो मैंने आपसे ये चीज कहा कि आज अगर अपन यहां पर अगर समझे इस पर प्लस आया इस पर माइनस आया और दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली, तो ये मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आज अगर आप समझोगे तो इसको आप किस तरीके से समझोगे, ये वाला बॉन्ड इस तरह से रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस इधर माइनस और इधर बीच में बॉन्ड आ गया। आप इसको चाहो तो p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से भी समझ सकते हो, दे आर बेसिकली नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब टॉपिक आता है, आपने एक टर्मिनोलॉजी का यूज में लिया अभी कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन
इज नोन एज रेजोनेंस। आज अगर पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन अगर रेजोनेंस अगर कहलाता है, तो अब क्वेश्चन पता है क्या पुट होता है? अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि आज जैसे मेरे इस वाले मॉलिक्यूल के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है, आज अगर अपन देखें तो मेरे इस वाले कंपाउंड के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या डीलोकेलाइजेशन इसमें भी हो सकता है क्या? क्या डीलोकेलाइजेशन इसमें भी हो सकता है क्या? अब डीलोकेलाइजेशन किस केस में होगा? क्या किसी भी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा तो डीलोकेलाइजेशन होगा? नहीं, कुछ कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस की जो कि डीलोकेलाइजेशन में हेल्प करती है, जो डीलोकेलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो मैं डीलोकेलाइजेशन करवा दूंगा, नो। कुछ कंडीशंस होती हैं जो यहां पर डीलोकेलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला, अगर कहीं पर भी डीलोकेलाइजेशन अगर होगा तो ऑल एटम शुड बी आइदर sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर मैं देखो, ऑल एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आज आप देखो, यहां पर अगर हम देखें ना तो इसको अगर अपन समझने की अगर कोशिश करें, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सॉरी, इस कार्बन पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहां अगर आप देखोगे तो इधर sp2 है, अगर इधर देखोगे तो इधर sp2 है, इधर अगर देखोगे तो ये sp2 है और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी sp2 है। अब मैंने आपसे क्या बोला बच्चों, आज अगर आप कभी भी अगर क्या करेंगे, कहीं पर भी अगर आप रेजोनेंस अगर करते हैं तो कंडीशन क्या है, ऑल एटम शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो, ये पाई अगर इस पाई के साथ अगर रेजोनेंस अगर करना चाहता है तो क्या सारे के सारे जो ईच एंड एवरी वन sp2 और sp है क्या? sp2 ये हमारा sp2 फिर sp3 आ गया, फिर sp2 फिर sp2, यार नहीं, यहाँ ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पर sp2 यहाँ हो रही है। तो मैंने आपसे क्या बोला, अभी अपन और चीजों को समझेंगे। जो भी हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना, ईच एंड एवरी एटम शुड बी आइदर sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड, केवल और केवल पैरेलल p ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करते हैं, केवल और केवल पैरेलल p ऑर्बिटल ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, पैरेलल p ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे। मैं शुरू से डायग्राम से आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार से मेरे पैरेलल p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे थे। px वाला कभी py के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। इफ px want to overlap with any orbital, then px can overlap with only and only with the px orbital. सो आपका केवल और केवल p ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे, कौन से? जो पैरेलल होंगे। और तीसरा, मॉलिक्यूल शुड बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहां पर मतलब पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड। आज अगर आपके मॉलिक्यूल में अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर प्रेजेंट है, आपके मॉलिक्यूल में अगर कुछ कॉन्जुगेशंस की अगर कंडीशन अगर होगी तो वहां पर आप लोगों का रेजोनेंस हो सकता है, वरना नहीं होगा। भाई रेजोनेंस के लिए एवरी एटम शुड बी द sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। पैरेलल p ऑर्बिटल ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपका रेजोनेंस कौन करेगा? जहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम? तो मैंने यहां पर आपके सामने एक हेडिंग बता दिया, दैट इज नोन एज द टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। कब कब कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन का सिस्टम क्या होता है? बच्चों 5 टाइप के कुछ कॉन्जुगेशंस होते हैं। कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन अगर ऑल्टरनेट अगर आ रहे हैं, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन आर सेपरेटेड बाय द सिंगल बॉन्ड, जैसे
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड अगर एक छोड़कर अगर आ रहे हैं तो आपको पता है यहां पर कॉन्जुगेशन हो सकता है। आपको पता है ये मेरे रेजोनेंस की एक कंडीशन है। अगर डबल बॉन्ड अगर ऑल्टरनेट अगर आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड एक छोड़कर अगर डबल बॉन्ड अगर है, तो दे आर द वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस। आपको पता है बच्चों ये मेरे रेजोनेंस की एक कंडीशन है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अगर मेरा डबल बॉन्ड अगर पॉजिटिव के साथ में अगर आ रहा है तो आपको पता है दिस इज अनदर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस होने के चांसेस हैं। अगर मेरा डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन में नेगेटिव के साथ में अगर आएगा तो दिस इज द थर्ड कंडीशन ऑफ द कॉन्जुगेशन। मतलब अपन बोलते हैं ना कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कब होगा, तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तब होगा जब आपके सामने कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब अगर डबल बॉन्ड एक छोड़कर डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड के साथ में अगर ऑल्टरनेट पर हो, डबल बॉन्ड पॉजिटिव के साथ अगर ऑल्टरनेट पर हो, डबल बॉन्ड नेगेटिव के साथ में अगर ऑल्टरनेट पर हो, या डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ में अगर ऑल्टरनेट पर हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, या अगर आपका डबल बॉन्ड किसी ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ अगर क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कॉन्जुगेशन पर हो। बच्चों ये मेरे वो 5 कंडीशन हैं जो कि रेजोनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। If the double bond comes alternate position with the double bond comes alternate position with the positive, double bond comes alternate position with the negative, double bond comes alternate position with the lone pair। और अगर डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ऑल्टरनेट पर आ रहा हो, अगर डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो आप रेजोनेंस करवा सकते हैं। अगर डबल सिंगल लोन पेयर होगा तो रेजोनेंस करवा सकते हैं। अगर डबल सिंगल नेगेटिव होगा तो रेजोनेंस करवा सकते हैं। अगर डबल सिंगल पॉजिटिव होगा तो आप रेजोनेंस करवा सकते हैं, और डबल सिंगल डबल होगा तो रेजोनेंस करवा सकते हैं। तो बच्चों आज अगर मैंने आपके सामने जो यहां पर 2 स्ट्रक्चर्स बनाए थे, अगर मैं उन स्ट्रक्चर्स की अगर बात करूं कि आज अगर हमने यहां पर अगर इन दोनों कंडीशन को मैं आपको दिखाता हूं, अभी एक बार आप देखिएगा कि आज अगर हम देखें इनमें से कौन रेजोनेंस करेगा, तो मैंने क्या कंडीशन बताई है। अगर डबल बॉन्ड एक छोड़कर अगर डबल बॉन्ड है, जैसे यहां अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड एक छोड़कर डबल बॉन्ड, आपको पता है इस जगह पर आप रेजोनेंस करवा सकते हो। यहां पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, नो दिस इज नॉट द कंडीशन। आज आप यहां पर रेजोनेंस नहीं करा सकते। डबल सिंगल डबल होना चाहिए, यहां पर डबल सिंगल सिंगल देन डबल, दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन यहां पर डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहां पर पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट है लेकिन डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहां पर आप डीलोकेलाइजेशन करवा सकते हो, ये हमारा रेजोनेंस हो सकता है। तो मैंने आपको जो बताया कि रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम जरूरी है, रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन बड़ा जरूरी है। वो कॉन्जुगेट सिस्टम क्या कहलाता है, वो कॉन्जुगेट सिस्टम मैंने आज आप लोगों के सामने बताया कि किस प्रकार से हम लोगों ने 5 कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिस्कस करा कि वो अपने आप में रेजोनेंस करेंगे। अब क्वेश्चन क्या उठता है, रेजोनेंस कैसे करेंगे। तो अब हम लोग यहां पर इन 5 सिस्टम में रेजोनेंस करना सीखेंगे। हाउ, भाई आपने ये तो पता कर लिया कि पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होगा, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ पाई इलेक्ट्रॉन विल डीलोकेलाइज्ड। तो अब अपन रेजोनेंस की कंडीशन को यहां पर समझते हैं। अब बच्चों हमें यह पता लग गया कि रेजोनेंस कब कब होगा, कॉन्जुगेटेड पोजीशंस क्या होती है। डबल बॉन्ड अगर एक छोड़कर डबल बॉन्ड अगर आ जाएगा, डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड के साथ अगर कॉन्जुगेशन पर होगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन पर होगा, नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन पर होगा, लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन पर होगा और फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन पर होगा, तो रेजोनेंस होगा, तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्वेश्चन क्या उठता है, हमें पता है ये वाला मॉलिक्यूल रेजोनेंस करेगा। नाउ क्वेश्चन इज दिस, हाउ डीलोकेलाइजेशन विल टेक प्लेस। यहां पर डीलोकेलाइजेशन कैसे होगा। बच्चों एक फंडा बड़ा सिंपल है,
आप अगर कभी भी रेजोनेंस अगर करेंगे ना तो हमेशा बाई हेडेड एरो लगाइएगा। बाई हेडेड एरो का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना उसका काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन रिच विल डोनेट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विल एक्सेप्ट। अब देखो, ये मेरे पाई बॉन्ड है, ये मेरे पाई बॉन्ड है, तो आज पाई बॉन्ड आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, पाई बॉन्ड आर द इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसका मतलब अब आप बोलोगे सर ऐसे तो ये भी डोनेट कर सकता है, आप बोलेंगे कि ये भी डोनेट कर सकता है। हाँ, अगर ये वाला पाई बॉन्ड अगर इधर मूव अगर हुआ तो नेक्स्ट वाला आगे चला जाएगा। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट विल गेट द पॉजिटिव। पाई बॉन्ड दोनों के बीच में आ रहा है तो पाई बॉन्ड विल कम बिटवीन दीज टू और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, आप अगर कहें उल्टा भी तो हो सकता था, डेफिनेटली उल्टा भी हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था ये डोनेट करता और इधर से ये एक्सेप्ट कर लेता। बिल्कुल, अगर ये डोनेट अगर करता और ये अगर एक्सेप्ट अगर करता तो कार्बन पर माइनस आता और इधर हमारा ये वाला जो था वो इस प्रकार से बन जाता। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसे केस में अगर हम लोग यहां पर अगर समझें तो रेजोनेंस कैसे होगा, मतलब देखो पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है तो आप रेजोनेंस इस प्रकार से कर सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना वो डोनेट करने का काम करेगा और जो डेफिशिएंट होगा वो एक्सेप्ट करने का काम करेगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो रेजोनेंस जो होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब हाइपोथेटिकल है। रियल में एग्जिस्टेंस किसका होता है, रियल में एग्जिस्टेंस किसका होता है, हाइब्रिड का। और हाइब्रिड क्या होता है, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आज अगर आप लोग रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाओगे, हाउ यू विल फॉर्म द हाइब्रिड हियर, हाइब्रिड इज द मिक्सचर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग। अब देखो CS2 CS CS CS2 CS2 CS CS CS2 CS2 CS CS CS2 ये तो सेम है, इनके साथ तो आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो ना। अब अगर अपन देखें तो आज आप देखो ये पहले और दूसरे के बीच में पाई बॉन्ड है, नहीं है, नहीं है, एक जगह है बाकी जगह नहीं है। व्हाट यू विल डू, फॉलो द पार्शियल बॉन्ड। इधर 2 और 3 में नहीं है, इधर है भी और नहीं भी, फॉलो द पार्शियल बॉन्ड। इधर है उधर नहीं है, फॉलो द पार्शियल बॉन्ड। भाई आपको तो मिक्सचर बनाना है ना, एक जगह है एक जगह नहीं है, तो यू हैव टू मेक द पार्शियल बॉन्ड। सी, अब अपन चार्ज की बात करते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज प्लस है और इस पर चार्ज माइनस है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0, मतलब नो चार्ज विल देयर। इस पर कोई चार्ज नहीं है, सेकंड वाले पर भी कोई चार्ज नहीं है, इधर भी नहीं है, सो नो चार्ज। तीसरे पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर भी नहीं आएगा। फोर्थ पर कोई चार्ज नहीं है, इधर माइनस आया इधर प्लस आया, प्लस माइनस विल कैंसिल आउट बाय ईच अदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं रेजोनेंस। अब मुझे यह पता लग गया व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। Now what I want to show, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि भाई हमको यह पता है कि रेजोनेंस होना कैसे है, अब अपन को यह समझना है रेजोनेंस होगा कैसे। ये मेरे रेजोनेंस की कंडीशन है। अगर मैं अगली वाली कंडीशन को अगर देखूं, कॉन्जुगेशन बिटवीन द पॉजिटिव और व्हाट, डबल बॉन्ड। अब पता है, आपको पता है पॉजिटिव इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और दीज पाई बॉन्ड आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। मैंने आपको क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन रिच है दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकेलाइज्ड होगा, कहां पर, इसके वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में। तो जैसे ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल के पास में डीलोकेलाइज्ड अगर होगा तो अब क्या होगा बच्चों, आज देखो दिस CS2 इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, विल गेट द पॉजिटिव। पाई बॉन्ड इज कमिंग बिटवीन द कार्बन और कार्बन, तो यहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा
और दे आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप अगर मेरे से ये बोलते हैं कि ये दोनों तो सेम है, आपने तो इसको केवल ऐसे टर्न करा है, नो। आज आप इसको समझो, आप कभी भी अगर रेजोनेंस करते हैं ना बच्चों, तो आप एटम के साथ कभी कोई चेंजेस नहीं करते। ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है। आई एम नॉट चेंजिंग द कार्बन हियर, मेरा कार्बन अपनी जगह पर है, मैंने तो केवल पाई को शिफ्ट करा है। स्टिल इट इज द C1, इट इज द C2 और इट इज द C3। मेरे C1 और C2 के बीच में पाई बॉन्ड है, यहां पर सिंगल है। मेरे C2 C3 में सिंगल है, यहां पर पाई है। दे आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब रेजोनेंस इज द सच टाइप ऑफ फिनोमिना जहां पर एटम मूव नहीं करता है। रेजोनेंस इज ओनली सच टाइप ऑफ द फिनोमिना वेयर ओनली पाई इलेक्ट्रॉन विल बी डीलोकलाइज्ड, एटम विल रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। आज ये मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आज अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करोगे, हाउ यू विल ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड। आज अगर आप हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना चाहते हो, देखो CS2, CH और CS2 इनके अपने पोजीशन को चेंज नहीं करा है, दे विल रिमेन सेम। इधर पाई बॉन्ड आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, आ भी रहा है नहीं भी आ रहा, फॉर्म द पार्शियल बॉन्ड। इधर पाई बॉन्ड नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, आ भी आ रहा, यहां पर आ रहा है। पार्शियल बॉन्ड को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ही आप पार्शियल बॉन्ड को अगर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर ये आपने पार्शियल बॉन्ड बना दिया। अब सी द चार्ज, नो चार्ज, प्लस चार्ज, एक तरफ नहीं है एक तरफ प्लस है, मेक द पार्शियल पॉजिटिव। सेंटर पे नहीं है चार्ज, नहीं है चार्ज, नो चार्ज, है चार्ज, इधर नहीं है चार्ज, एक तरफ है और एक तरफ नहीं है, फॉलो द पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट, ये मेरा हाइब्रिड कहलाएगा। तो स्टोरी इज वेरी मच इजी। आप किस प्रकार से यहां पर रेजोनेंस करेंगे, किस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइज करेंगे, वो चीज मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी। अगर मैं यहां पर अगर बात करूं ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब आप बोलोगे सर रिच तो ये भी है, लेकिन नेगेटिव इज कंपैरेटिवली मोर रिच देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अब इलेक्ट्रॉनों को कौन डोनेट करेगा, 100% नेगेटिव। तो आज जो ये नेगेटिव के पास में जो इलेक्ट्रॉन है, दे विल ट्रांसफर हियर, दे विल डीलोकलाइज्ड हियर। तो एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन, ये मेरे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। जैसे ही चले जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, आज दिस कार्बन इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इट विल गेट द नेगेटिव चार्ज, डबल हैज बिकम द सिंगल और इनके बीच में डबल आ जाएगा। एंड सिंस दिस कार्बन इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन सो इट विल गेट द पॉजिटिव, ऑलरेडी हैविंग द नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बिकम न्यूट्रल। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इसको टर्न कर दिया, नो, व्हेनेवर यू विल सी द कार्बन सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर। एटम आपका कभी भी नहीं आ रहा है ना इधर से उधर, हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। If you want to draw the resonance hybrid, because that is the actual structure, that is the original structure, everyone is the hypothetical. तो यहां पर अगर हम देखें how you will draw, मेरा CS2 इधर है, मेरा CH इधर है और मेरा CS2 इधर है। यहां पर अगर अपन देखेंगे नथिंग चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मेक द पार्शियल नेगेटिव, नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज, नेगेटिव, नो चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। इधर पाई बॉन्ड है, इधर नहीं है, मेक द पार्शियल बॉन्ड, इधर नथिंग, इधर पाई बॉन्ड, मेक द पार्शियल बॉन्ड एंड दिस इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब व्हेनेवर यू वांट टू फॉर्म द, आपको ये पता लग गया मुझे रेजोनेंस कब करना है। रेजोनेंस की कंडीशन होती है डबल बॉन्ड एक छोड़कर डबल बॉन्ड एक छोड़कर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एक छोड़कर नेगेटिव, डबल बॉन्ड एक छोड़कर लोन पेयर, डबल बॉन्ड एक छोड़कर ऑड इलेक्ट्रॉन। These are the condition of resonance. Now what the point I just wanted to explain here, मुझे ये पता लग गया रेजोनेंस होगा कैसे, अब मुझे ये पता करना है रेजोनेंस करना कैसे। तो फंडा बड़ा इजी है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा दे विल डोनेट, जो इलेक्ट्रॉन डाउन जिस डेफिशिएंट होगा दे विल एक्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट गो विद द रेजोनेंस। अगर अपन अगले केस को अगर देखें, इसके पास लोन पेयर है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच है। इफ इट इज द इलेक्ट्रॉन रिच हियर, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। इफ यू वांट टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट द बाई-हेडेड एरो, इट मीन दे आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर।
इसको ये एक्सेप्ट कर रहा है, सो दिस कार्बन विल गेट द नेगेटिव चार्ज। अगर हम देखें डबल बॉन्ड इज कन्वर्टिंग इनटू द सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर इधर आ रहा है तो आपका इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और देखो नाइट्रोजन पर बच्चों कोई चार्ज नहीं है, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं लोन पेयर से। नाइट्रोजन पर कोई चार्ज तो नहीं है ना, आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है। अगर डोनेट कर रहा है तो इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। हमेशा याद रखना, आप अगर कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बना रहे हो तो नेट चार्ज हमेशा सेम रहेगा। आज आपके मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है ना, ओवरऑल चार्ज व्हेन एवर यू विल सी इन दिस मॉलिक्यूल सो दैट विल बी द सेम। आज आप देखो अगेन इट इज द न्यूट्रल। ड्यूरिंग द रेजोनेंस न तो मेरा एटम मूव करता है, ड्यूरिंग द रेजोनेंस न मेरे नेट चार्ज में कोई चेंजेस आते हैं, न नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आते हैं। आज अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करोगे तो आप अगर रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना चाहते हो, हाउ यू विल ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये मेरा CH2 है, ये मेरा CH है और ये मेरा NH2 है। आप अगर देखेंगे हाउ यू विल ड्रॉ, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, सॉरी यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, एक जगह है एक जगह नहीं है, पार्शियल चार्ज नहीं है यहां पर भी पार्शियल चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इधर है पार्शियल नेगेटिव, नथिंग नो चार्ज हैविंग द पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सी द टोटल चार्ज हैविंग द जीरो। ऐसे अपन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ता है। अब अगर अपन देखें तो क्या होगा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अब सुनना, अच्छा एक बहुत लॉजिकल चीज को सुनिएगा, मैं आज आपको एक चीज समझाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये मेरा डेफिशिएंट था तो इधर से आपके 2 इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा। अगली चीज को देखिएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो आगे भी कितने गए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए। अगर अपन अगले को अगर देखें, इधर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो आगे कितने इलेक्ट्रॉन गए 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब एक बार आप इसको देखना, इसके पास डेफिशिएंट है लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, इट वांट टू एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे केस में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना तो हाफ एरो आता है, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। जैसे इस पर आ जाएगा तो ये आ जाएगा CH2 का ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड ऐसा का ऐसा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया। जैसे अगर बॉन्ड बना लिया तो ये आपका बन जाएगा। दे आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप लोग रेजोनेंस हाइब्रिड अगर देखना चाहते हो, हाउ यू विल ड्रॉ द हाइब्रिड, जो आपका CH2 है, जो आपका CH है, जो आपका CH2 है वो तो वैसा का वैसा, यहां पर पाई बॉन्ड है इधर नहीं है, फॉलो द पार्शियल बॉन्ड, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है, फॉलो द पार्शियल बॉन्ड, नहीं है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, पार्शियल डॉट, नहीं है नथिंग, एक इलेक्ट्रॉन है उधर कुछ नहीं है, पार्शियल डॉट, ये मेरा हाइब्रिड कहलाएगा। मतलब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं हाउ वी आर ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनोमिना इज वेरी इजी। जो मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, जो रिच होगा वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की इमेजनरी होती है, एग्जिस्ट अगर करेगा तो वो मेरा हाइब्रिड करेगा। हाइब्रिड इज मिक्सचर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में एटम कभी मूव नहीं होता, रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, रेजोनेंस में नेट चार्ज हमेशा सेम रहता है, रेजोनेंस में नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इवन सेम रहेंगे। ये मेरे रेजोनेंस की कंडीशन है। अब आप एग्जांपल देखो, क्या ये मेरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर सकता है? So what is the condition of the resonance? Double bond is alternate with the double bond. Double bond is alternate with the positive. Double bond is alternate with the negative. Double bond is alternate with the lone pair. Double bond is alternate with the odd electron. So they can show the resonance. यहां पर अगर देखोगे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द नेगेटिव, ये रेजोनेंस करेगा। कॉन्जुगेशन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड,
तो अच्छा, अब अगर बोलोगे कि रेजोनेंस के लिए मुझे एरो शो करना है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, नेगेटिव है, तो ये इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन और आगे जाएगा, और लाइक दैट दे विल शो द रेजोनेंस। ये मेरे इस प्रकार से रेजोनेंस को शो करेंगे। तो कभी भी अगर आप रेजोनेंस अगर करना चाहते हैं, जैसे सी दीज डायग्राम, अब आपको यह पता लग जाएगा कि मैंने अगर कहीं पे लिखा है शो रेजोनेंस, अगर मैंने कहीं पे लिखा है नॉट शोइंग रेजोनेंस, तो आपको शायद अब समझ में आ जाएगा कि हु विल शो रेजोनेंस और हु विल नॉट शो रेजोनेंस, या व्हाई दे आर शोइंग द रेजोनेंस, व्हाई दे आर नॉट शोइंग द रेजोनेंस। अगर आप देखो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड, यहां पर आप देखो रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे पाई और पाई में कॉन्जुगेशन नहीं है, दे आर सेपरेटेड बाय मेनी सिंगल बॉन्ड, यहां पर कोई कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं है, डबल सिंगल डबल होना चाहिए, पाई सिंगल पाई होना चाहिए, पाई सिंगल पाई है लेकिन पाई सिंगल सिंगल फिर पाई। आज आप देखो इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पाई सिंगल पाई रेजोनेंस करेगा, पाई सिंगल सिंगल देन पाई, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। यहां पर भी आप देखो किसी भी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो आज कौन सा मॉलिक्यूल रेजोनेंस करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल रेजोनेंस नहीं करेगा, हाउ यू विल नो दिस पॉइंट, आप इन बिहाफ पर समझ सकते हो, बिकॉज वी हैव डन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। हम रेजोनेंस की कंडीशन को देख चुके हैं, हम रेजोनेंस की कंडीशन को समझ चुके हैं, तो मुझे पता लग रहा है कि कौन रेजोनेंस करेगा और कौन रेजोनेंस नहीं करेगा। अच्छा, अब आता है कैसे करेगा और कैसे नहीं करेगा। आज आप इन एग्जांपल्स को समझो। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द नेगेटिव, आपको ये पता लगना चाहिए बच्चों कि अगर ये एरो अगर ऐसे जा रहे हैं तो व्हाई दे आर गोइंग लाइक दैट। ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, बॉन्ड उधर जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड उधर सिंगल से नेगेटिव आ जाएगा, ये मेरा रेजोनेंस कहलाएगा। आप देखो रेजोनेंस में एटम को आपने टच नहीं करा, रेजोनेंस में नंबर ऑफ मतलब पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, नेट चार्ज अगर आपका सेम है तो आज आपका यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। अब अगर आप इसको देखोगे, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द पॉजिटिव, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस ना। ये आपका क्या है, डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस वाले कार्बन पर प्लस आएगा और मेरा बॉन्ड उधर चला जाएगा और उसका प्लस डिसअपीयर होगा। अगली बार में अगर ये इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसका प्लस गायब होकर उधर प्लस चला जाएगा। दैट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। आज ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, तो एक तरफ प्लस आएगा एक तरफ माइनस आएगा, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये मेरा रेजोनेंस है। ये मेरा नेगेटिव इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इस प्रकार से आज आप देखो ये हमारा रेजोनेंस हो रहा है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया, ये लोन पेयर का कंडीशन मैंने आपको बताया कि आज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो विल गेट द पॉजिटिव, कार्बन एक्सेप्ट करेगा विल गेट द नेगेटिव, नेट चार्ज इस पर भी जीरो है, नेट चार्ज अगर आप देखोगे इस पर भी जीरो है। दीज आर द टाइप ऑफ द कॉन्जुगेशन जो हम लोगों ने रेजोनेंस समझा है कि मेरा रेजोनेंस किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से हमें रेजोनेंस करना है। दीज आर सम टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, हाउ वी आर डूइंग द रेजोनेंस, हम उन चीजों को यहां पर समझ रहे हैं। ये वाली चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। इज इट क्लियर? यहां तक हम इस चीज को समझ सकते हैं।